तो दोस्तों आप लोगों के लिए आज मैं अंतिम प्रहार लेकर आया हूं और इससे पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं बहुत ही बेटर तरीके से। जो भी स्टूडेंट्स नहीं दिखे एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और हमारा आज का क्लास तबड़तोड़ होने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं 100+ MCQ के साथ। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, और एक एक क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और एग्जाम में मेरे दोस्तों सारा क्वेश्चन इसी से आएगी। बस हाँ, जब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो एक्सप्लेनेशन में करूंगा उसको ध्यान से आप लोगों को सुनना है। बाकी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आई है या नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो मानव विकास का स्तंभ कौन होगा? समानता, सतत पोषणी, उत्पादकता। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का मिसप्रिंट है सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं HDI, याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक का अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मानव विकास अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों तो मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, तो बताएंगे इसका संस्थापक कौन है भाई? तो बताएंगे सर महबूब उल हक, याद रखिएगा महबूबुल हक होगा, ठीक है, महबूबुल हक। ये कहाँ के निवासी थे? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों पाकिस्तान। और HDI पूरे वर्ल्ड का एक मेरे दोस्तों लेखा जोखा है, ये 3 चीज पर आधारित होती है। पहला आप लोगों का आर्थिक स्थिति, दूसरा आपका शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा स्वास्थ्य। कौन सा ऐसा देश है जो पूरे 1 साल के अंदर में सबसे अच्छा स्वास्थ्य, सबसे अच्छा शिक्षा और सबसे अच्छा विकास करते हैं? तो उसी को मेरे दोस्तों HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। और मेरे दोस्तों इसमें भारत का रैंक पहले 131 था। कितना भाई? पहले इसमें भारत का रैंक 131 था, अब भारत का रैंक 126 आ चुकी है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के निवासी है? तो बताएंगे सर पाकिस्तान के। कहां के मेरे भाई? पाकिस्तान के, अभी मैंने जस्ट बताया। अगला प्रश्न पे मूव करते हैं सर टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, और एक एक क्वेश्चन को इसी तरह से देखना है भाई, एक एक क्वेश्चन का तुम इसी तरह से निचोड़ करके देखना। बस मैं जितना बताऊंगा उसको आप लोग इतना इत्मीनान सुकून के साथ उतना पढ़ लेना भाई, सारा क्वेश्चन उसी से आएगी। क्वेश्चन है सर नोबेल पुरस्कार विजेता सेन ने विकास का मुख्य धैर्य किस रूप में देखा है? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा, बताएंगे सर कल्याण। क्या जाएगा मेरे भाई? कल्याण। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, मानव विकास की अवधारणा या आधारभूत, मानव विकास की अवधारणा कहे या आधारभूत कहे, आवश्यकता उपागम को मूल्य रूप से किस संगठन से प्रस्तावित किया गया था? तो बताएंगे सर हमारा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या भाई? याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, 1990 में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? तो बताएंगे सर, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे सर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या मेरे भाई? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन है सर कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा मानव विकास का प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है? तो बताएंगे सर ये कब से स्टार्टिंग किया गया है? तो बताएंगे सर ये 1990 के दशक से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है सर, मानव विकास सूचकांक का माप निम्न में से कौन सा है? आपसे मैंने अभी जस्ट बताया मेरे प्यारे कि जो मानव विकास सूचकांक का जो संस्थापक डॉक्टर महबूबुल हक जो पाकिस्तान के निवासी है, इन्होंने 3 चीज को देखकर मेरे दोस्तों याद रखिएगा HDI की स्थापना किया था। पहला हमारा स्वास्थ्य, दूसरा हमारा शिक्षा, तीसरा हमारा संसाधन तक पहुंचना। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित है? तो बताएंगे सर ये 0 से लेकर 1 के बीच में आधारित होती है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपने देखा है मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि मानव विकास सूचकांक के स्कोर अगर 0.07 से लेकर अगर 0.79 तक अगर आ जाए तो मेरे दोस्तों क्या कहलाता था? तो बताएंगे उच्च सूचकांक। क्या भाई? उच्च सूचकांक कहलाता है। अगर आपका 7 से ज्यादा है तो आपको उच्च सूचकांक कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? मतलब मेरे दोस्तों मानव जो अभी मैंने जस्ट बताया HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विश्व मानव विकास सूचकांक, इसमें कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा विकास किया है पूरे विश्व में? तो वह है नॉर्वे। याद रखिएगा नॉर्वे का रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 मतलब रैंक 1 है। इसी जगह पे अगर मैं भारत की बात करूं तो 126 है, यानी 125 ऐसा देश है जो भारत से ज्यादा विकास पे है, भारत से ज्यादा शिक्षा में है, भारत से आगे
स्वास्थ्य विभाग में है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाई करते हैं और कुछ नहीं करते मेरे दोस्तों। उच्च मानव विकास समूह में कितने देश शामिल है? अभी मैंने दोस्तों बताया उच्च मानव विकास में टोटल हमारा देश शामिल है 53। कितना भाई? 53 देश शामिल है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्तों। और जंग तैयार रहिए मेरे भाई, जंग के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। क्या करना है भाई? जंग के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। इस कोर्स को जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए जल्दी से आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। क्या मेरे दोस्तों? जल्दी से इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जंग होगी मेरे दोस्तों 95 से 100 दिन का जंग होगा, यानी लगभग मेरे दोस्तों यहाँ पे 3.5 महीना का जंग होगी। याद रखिएगा अक्टूबर का आधा महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना का जंग होने वाला है। और इस जंग में मेरे दोस्तों अगर चाहते हैं कि मुझे सफलता हासिल करना है तो सुबह शाम यहाँ पे आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो रही है। लेट ना करें, जाएं। 399 रुपया पैसा, बहुत पैसा आएगी जीवन में, बहुत चले जाएंगे। फी भी बहुत कम है, 100 रुपया पर मंथ लग रही है मेरे दोस्तों, जहां पे तबड़तोड़ तरीके से ऑल सब्जेक्ट का आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। बाकी जिसने भी कोर्स को ज्वाइन किए हैं वो लोग 1-2 दिन वेट कीजिए। 7 तारीख से हमारे क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग तबड़तोड़ तरीके से मेरे दोस्तों इसको ज्वाइन कराना भूलिएगा भाई। चलिए सर सारा क्वेश्चन में वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम पे आने की संभावनाएं होगी। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 131वां था। कब? 2020 के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं 2024 की बात करूं मेरे दोस्तों तो हमें लग रहा है कि 126वां बन चुकी है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है? इन्हें आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक जो अभी मैंने बताया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा आगे है भाई? तो बताएंगे वो हमारा केरल होगा। क्यों केरल आगे क्यों है भाई? क्योंकि पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा है भाई। 97% यहाँ के लोग पढ़ा लिखा है भाई। सोचिए तब जाकर ये देश आगे बढ़ेगी। इनकी तरह केरल की तरह सभी राज्यों को पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाई के सेक्टर में आगे बढ़ना होगा, आगे कदम को बढ़ाना होगा, तब जाकर हमारे देश विकास करेगी, ना कि हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। भारत में साक्षरता दर ज्ञात करने में न्यूनतम कितने आयु वर्ग के लोग को शामिल किया जाता है? तो कम से कम 7 वर्ष से अधिक। याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है भाई? तो भारत की साक्षरता दर अगर आपसे पूछे तो बताएंगे 74%। भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है भाई? तो केरल। सबसे कम तो बताएंगे सर हमारा बिहार। ओके चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में साक्षरता दर निर्धारण के लिए कितने वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को शामिल किया जाता है? तो बताएंगे सर 7 वर्ष से अधिक। कितने भाई? 7 वर्ष से अधिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? अभी मैंने जस्ट बताया। भारत का वह राज्य बताइए जो सबसे कम पढ़ा लिखा है भाई। भारत का वह राज्य बताइए जहां पे सबसे कम पढ़ा लिखा है। तो बताएंगे सर क्या होगा? बिहार। ठीक है चलिए सर अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं। इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है भाई? तो बताएंगे सर जापान का। जापान एक छोटा सा देश है जहां पे मेरे दोस्तों अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। और आज भी वहां जब भी बच्चा पैदा होता है ना, किसी का आंख टेढ़ा, किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का कान कट गया है, किसी का पेड़ टेढ़ा, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों जापान भारत से काफी आगे गुजर चुकी है। इन्हें बड़े बड़े देश जापान ने पछाड़ दिया है मेरे दोस्तों, बड़े बड़े देश को। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, और हमारे बच्चों को कैसे रील्स बनाना है, कैसे टिकटॉक बनाना है, और कैसे मेरे दोस्तों शॉर्ट्स देखना है, कैसे कैसे स्क्रॉल करना है। इस छोटी सी जिंदगी को हम लोग जो स्क्रॉल कर रहे हैं ना, ये मेरे दोस्तों हमारा याद रखेगा समय स्क्रॉल हो रही है भाई, हमारा समय स्क्रॉल हो रही है। ये मत समझिएगा कि आप मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, बल्कि आप छोड़िए कि आपने अपनी जिंदगी की एक छोटा सा पार्ट को खो रहे हैं। इस छोटा छोटा पार्ट को ही मेरे दोस्तों इकट्ठा करेंगे। जब हमारी उम्र 30 साल आ जाएगी तब हमें पता चलेगा कि मेरे दोस्तों मैं पूरी जिंदगी में क्या क्या हूं। इसलिए समझ जाइए समय बहुत कम है भाई। ठीक है आते सर अगला क्वेश्चन पे। आखेट और संग्रह किस एक क्षेत्र का हिस्सा है? मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 सेक्टर होती है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर और चतुर्थ सेक्टर। 4 सेक्टर होती है। इन 4 सेक्टर में प्रथम सेक्टर में आता है सर हमारा पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन, गाय पालन, उसके बाद कृषि करना, खनन करना, आखेट करना, लकड़ी काटना, ये सब आता है सर प्राथमिक में। ठीक है आपसे पूछा जाएगा द्वितीय, तो द्वितीय में बताना सर विनिर्माण। ठीक है तृतीय में अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताना सर संचार सेवा। चौथा में पूछा जाएगा तो बताना सर बैंकिंग मुद्रा। ठीक है तो आपसे आखेट करना ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ा सा और रुकिएगा। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है भाई, कौन आता है प्राथमिक आर्थिक क्रिया में?
पशुपालन। क्या भाई? पशुपालन। भवन निर्माण करना द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। परिवहन करना तृतीय क्रियाकलाप में निर्माण आती है। और विनिर्माण करना ये द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल होती है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से खनन क्रिया का उदाहरण, खनन क्रिया का उदाहरण होती है मेरे दोस्तों प्राथमिक क्रिया। खनन क्या होती है? प्राथमिक क्रिया। ठीक है। और कहना अपने माँ से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। मेरे दोस्तों सर झुकाकर 3 महीना ताबड़तोड़ तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे दिखाऊंगा मेरे दोस्त कि आपके फाइनल एग्जाम में कैसे प्रश्न आने वाले हैं। बाकी आप लोगों को अंदाजा लग चुकी है कि जो अभी आप लोग SAE-1 की एग्जाम दिए हैं कल, कितना परसेंट क्वेश्चन जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कितना परसेंट क्वेश्चन जो है मैच किया है। आप लोग अच्छी तरह से देखे होंगे अगर हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े होंगे तो। जो क्वेश्चन बताए थे मेरे दोस्तों हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में वही छाप दिया है। ठीक है। इसके लिए मेरे दोस्तों बहुत ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करना पड़ता है, दिन को रात और रात को दिन बनाना पड़ता है, तब जाकर मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर पाता हूं। ठीक है। तो इस कोर्स को बिल्कुल आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे भाई। मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? मछली पकड़ना तो मैंने अभी जस्ट बताया प्राथमिक क्रिया में आती है। पिग्मी प्रजाति समूह कहां पाए जाते हैं? तो बताएंगे सर ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहां पे? अफ्रीका में। विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम पाई जाती है भाई? तो बताएंगे सर प्राथमिक क्रिया। जो देश विकसित होते हैं ना भाई, जैसे अमेरिका क्या है? एक विकसित देश है। जापान क्या है भाई? विकसित देश है। जहां पे विकसित देश होती है वहां पे फैक्ट्री की संख्या ज्यादा होती है, और फैक्ट्री की ज्यादा संख्या होने के कारण वहां पे कृषि नहीं होगी, आखिर नहीं होगा, लकड़ी काटना नहीं होगा, खनन नहीं होगी, मछली पालन नहीं होगा, पशुपालन नहीं होगा, पशुचरण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों वहां पे होगा उद्योग, और वो आ गया हमारा उद्योग किसमें? द्वितीय क्रियाकलाप में। ओके चलिए सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया में क्या अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों खनन करना भाई। क्या करना? खनन करना। अगला प्रश्न पे आता है सर निम्नलिखित में से कौन सा आधार अधात्विक खनिज है? आपसे पूछा जाएगा अधात्विक खनिज कौन है भाई? तो बताएंगे सर ग्रेफाइट हमारा अधात्विक खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे। भारत में पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कहां होता है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर छत्तीसगढ़ में। लेकिन सबसे ज्यादा भंडारण कहां होता है? तो झारखंड में। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन भारत में कहां होती है? छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण कहां है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा झारखंड में। झारखंड में कहां? झरिया। झरिया में कहां? धनबाद। लेकिन आपसे पूछा गया कि पूरे विश्व में बताइए भाई, तो पूरे विश्व में बताना है चीन भाई। क्या बताना है? चीन। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर रूरल कोयला प्रदेश किस देश को कहा जाता है? तो बताएंगे सर जर्मनी को। और यह क्वेश्चन मेरे दोस्तों 2025 के एग्जाम में हर हाल में आपके एग्जाम में आएगी भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है भाई? तो याद रखिएगा कहां पे? झारखंड में। कहां मेरे दोस्तों? झारखंड में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लो अयस्क का किस्म नहीं है भाई? लो अयस्क का किस्म नहीं है लिग्नाइट। क्या भाई? लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? याद रखिए मैग्नाइट, लेमेटाइट किससे पूछा गया? लो अयस्क। तो लिग्नाइट नहीं है, बाकी सब है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न आते हैं निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाली लो अयस्क कौन सा है? आपसे पूछा गया उच्च गुणवत्ता वाला लो अयस्क इसमें से कौन है भाई? लो अयस्क आपसे पूछा गया उच्च गुणवत्ता वाले, तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा क्या? तो बताएंगे सर मैग्नेटाइट। क्या भाई? मैग्नेटाइट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आते हैं सर कौन सा राज्य लोहा अयस्क में सबसे धनी है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा उड़ीसा। कौन आ जाएगी? उड़ीसा। कोयला में झारखंड। झारखंड में कहां? झरिया, धनबाद। ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर झारखंड राज्य में सबसे कुल खनिज भंडारण का प्रतिशत संचित उत्पादन होती है भाई कितना परसेंट? तो 30%। पूरे भारत में जितना भी खनिज पाया जाता है 28 राज्यों में सिर्फ और सिर्फ 30%, ओनली 30% मेरे दोस्तों याद रखिएगा भारत सिर्फ उत्पादन करती है। कौन? खनिज। इतना ज्यादा खनिज का भंडारण है झारखंड में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा में प्रसिद्ध है भाई? कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? अभ्रक के लिए। किसके लिए? कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सर अभ्रक के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? अभ्रक के लिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्नलिखित में से किसे? मेसाबी श्रेणी का संबंध होती है लो अयस्क से। किससे भाई? लो अयस्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारा हीरो के नाम से जाना जाता है? तो भूरा हीरो का भूरा। ठीक है। कौन से खनिज को हम लोग भूरा हीरा के नाइट? क्या होगी? लिग्नाइट। इसको याद रखिएगा भाई। ठीक है। इसको याद रखना है भाई। क्या हो जाएगी? लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। विश्व में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों तांबे का उत्पादन कहां पे होती है? तो चिली में। कहां पे भाई?
चिली इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है? अनवीकरण स्रोत मेरे दोस्तों कौन सा है? तो देखिए मेरे दोस्तों, अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? जो समाप्त हो जाती है, जो संसाधन समाप्त हो जाती है उसको अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जो समाप्त नहीं होती है उसको नवीकरण संसाधन कहते हैं। नवीकरण संसाधन वो संसाधन है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना भाई, याद रखिएगा। तो जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब हमारा नवीकरण ऊर्जा है। तो आपसे पूछा गया अनवीकरण ऊर्जा, तो बताएंगे सर कोयला। कोयला एक ऐसा संसाधन है जो समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है भाई? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है भाई, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे ज्यादा अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रोसाइट। सबसे अच्छा कोयला कौन सा भाई? एंथ्रोसाइट। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है भाई? बिटुमिनस एक प्रकार का कोयला है भाई। क्या है? कोयला है। चलिए सर आगाज करते हैं अगला प्रश्न पे। डिगबोय तेल क्षेत्र स्थित है भाई, डिगबोय तेल क्षेत्र कहां पे स्थित है? देखिए डिगबोय तेल क्षेत्र जो स्थित है ना मेरे प्यारे, वो हमारा आसम में है। कहां? याद रखिएगा, आसम। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, किस खनिज को तेल सोना भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम को मेरे दोस्तों द्रव्य का सोना या आपसे तेल सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। मानव की कौन सी आर्थिक क्रिया प्राचीनतम है भाई? कौन सी आर्थिक क्रिया प्राचीनतम है? सबसे पुराना कल्चरल कौन सा है? भोजन संग्रह एवं आखेट करना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर, हाँ जो भी स्टूडेंट्स अभी तक प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले तीनों लेक्चर को देख लेंगे भाई। तीनों लेक्चर को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। निम्न में से निम्न कृषि के प्रकार में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि के नाम से जानी जाती है? तो कर्तन दहन कृषि को मेरे दोस्तों हम लोग आदिकालीन निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। इसको कभी कभी घुमतू खेती या झूम खेती भी नाम से जानते हैं। भारत में स्थानांतरित या कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि। भारत में कहते हैं मेरे भाई झूम कृषि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसेदार फलों की कृषि की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूमध्य सागर कृषि। क्या भाई? भूमध्य सागर कृषि। एक एक क्वेश्चन को एकदम निचोड़ लेना है और दिल पे पहले इरादा कीजिए कि छोड़कर आना नहीं है भाई। दिल पे पहले इरादा कर लीजिए कि 30 मतलब 30, यानी आप लोगों को फाइनल एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। 30 मतलब 30, ना 30 का मतलब 29 होती है, ना 30 का मतलब 28 होता है। 30 में से 30 लाना है। उसके लिए चाहे मुझे कितना भी मेहनत क्यों ना पड़ने हुई, ठीक है, उसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना क्यों ना पड़े। और हाँ, अगर आप चाहते हैं 30 में 30 लाना है तो मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया। क्या मेरे भाई? आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, जहां पे आपको 5 सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जो भी आपने 5 सब्जेक्ट लिए 99 में आप टेस्ट देकर पूरे झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे, कितना क्वेश्चन आप गलत हो रही है, सारा चीज दिखेगी। इसलिए मेरे प्यारे याद रखिएगा, एक सेट का बन रहा है 2 से 3 रुपया। हाँ, मैं 200-300 नहीं बोल रहा हूं, 2 से 3 रुपया। इस तरह से मेरे दोस्तों एक सब्जेक्ट में आपको 6 सेट मिलेगी। एक सेट में 40 क्वेश्चन, 2 से 40। इस तरह से मेरे दोस्तों आपको 5 सब्जेक्ट में 120 सेट मिलेगी। और 120 सेट मतलब आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों कितना फी पड़ रही होगी। ठीक है, इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो बताएंगे सर आदिकालीन निर्वाह कृषि में। क्या? आदिकालीन निर्वाह कृषि में। अगला प्रश्न आते हैं सर, इनमें कौन बागावती कृषि नहीं है? देखिए बागावती कृषि जो नहीं है ना भाई, वो मक्का है भाई। रबड़, चाय, गन्ना, ये किस प्रकार का है भाई? तो याद रखिएगा रोपण फसल है, रोपण फसल। जो चीज, जो भी खाने वाले सामान लिक्विड पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, लिक्विड पदार्थ मतलब समझ रहे हैं ना, पानी की तरह बह जाएगा, उसको हम लोग रोपण फसल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाते हैं, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल का उदाहरण कौन होगा? रबड़ होगा भाई, याद रखिएगा रबड़। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन सा नहीं है? रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, चाय है, कॉफी है, कोको है, लेकिन हमारा मेरे दोस्तों क्या है? चावल नहीं है। चावल एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है भाई। सरकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है? सबसे ज्यादा यूरोप में हुई है। कहां मेरे दोस्त? यूरोप में हुआ है सर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बागावती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहां विकसित हुई है? तो सबसे ज्यादा दक्षिण पूर्वी एशिया में। कहां पे? दक्षिण पूर्वी एशिया में। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? आपसे पूछा गया है कि फूलों की कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? तो बाजारी पुष्प उत्पादन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है सर, फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो बताएंगे सर फ्लोरिकल्चर। क्या है? फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सर मिल्पा। क्या? मिल्पा। ऑप्शन नंबर हमारा। और ये क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना भाई 27,
अभी कितना बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। वीकली टेस्ट लीजिए, ब्लूप्रिंट लीजिए, ऐसे 1 लीजिए, ऐसे 2 लीजिए, फाइनल एग्जाम में तो भर भर की ये क्वेश्चन आती है भाई, ये क्वेश्चन खास करके। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बताएंगे सर कृषि के सेक्टर में। कहां भाई? कृषि के सेक्टर में। अगला प्रश्न पाते हैं, उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वन्यजीव अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सर पेरियारी। घास के मैदान के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। हाँ भाई, फाइनल एग्जाम से पहले पहले घास के मैदान हो गया, फसल हो गई, मिट्टी हो गई, मृदा हो गया, इन सब चीजों के बारे में, संसाधन हो गई, निचोड़ करके पढ़ लेना है मेरे भाई, एकदम अच्छी तरह से कनेक्ट कर लेना है इन सबको। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो बताएंगे सर वो हमारा होगा ब्राजील के अमेजन बेसिन में। कहां पे भाई? ब्राजील के अमेजन बेसिन में। तो मेरे दोस्तों यहां तक आपने डिस्कस करवाया। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं, वो जल्दी से प्ले स्टोर से फटाफट अभी डाउनलोड कीजिए। ठीक है, मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से डाउनलोड करके आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे 3.5 महीना का तबड़तोड़ तरीके से जंग होने वाला भाई, लगभग 4 महीना का यहाँ पे तबड़तोड़ तरीके से जंग होने वाले हैं। इस जंग में देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर हम कम पैसा में घर बैठे समय को बचाकर हम अच्छी तरह से तैयारी करके हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स ला के। तो मेरे दोस्तों इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कत होगी, जो नंबर स्क्रॉल हो रही है उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। चलिए मेरे दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए।